नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन स्क्वाड यूट्यूब चैनल पर। आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित में से किसके बारे में बताया गया है? दोस्तों ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। हमारे संविधान में यह आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 15 तक को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी भाग 3 को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में 6 हैं। वो कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा 6 मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। पाँचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक है। एवं छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है। तो ये रहा हमारा इसका आंसर। भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार के तहत यदि आपको अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है तो आप न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं। अन्य 3 ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के क में हैं, जो आर्टिकल 51A में हैं। मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में गठित हुई थी, इसी के सिफारिश पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है हमारे संविधान में। चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, नागरिकता। नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णित हैं, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हैं। भारत में एकल नागरिकता है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, यानी नागरिकता संघ सूची का विषय है। देखते हैं चौथा ऑप्शन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित हैं, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हैं। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको हमारे संविधान में लेने के पीछे का उद्देश्य यही था कि भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना था। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच होता है। इसके पीछे कारण यही था कि उस समय हमारे देश में खदान संकट बहुत होता था। उसी को देखते हुए हरित क्रांति को लाया गया। हरित क्रांति का उद्देश्य यही था कि कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग को एवं
भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति में मुख्य फसल उस समय गेहूं था। हरित क्रांति जिस राज्य में लाया गया था उस समय प्रमुख राज्य थे पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। आइए हम लोग अन्य 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है वित्तीय क्षेत्र। यह तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। सेवा क्षेत्र भी तृतीयक क्षेत्र को भी कहते हैं एवं औद्योगिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को कहते हैं। देख लेते हैं हम लोग, ये जो हमारा कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसका हम लोगों का आंसर होगा हरित क्रांति का जो संबंध है वो कृषि से है। देख लेते हैं हमारे जीडीपी में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक का योगदान कितना है। तो हम लोगों को जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 18% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 30% है एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 52% है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा जीडीपी 100 रुपया होता है तो 18 रुपया प्राथमिक क्षेत्र से आता है, 30 रुपया द्वितीयक क्षेत्र से आता है एवं 52 रुपया तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से आता है। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा सही विकल्प को चुनें। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कारण क्या है? यह दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित होता है। दोस्तों, छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, ये तो सही है। दामोदर और स्वर्णरेखा इनके प्रायद्वीपीय पठार से ही निकलती हैं, यानी दोनों कथन सही हैं। तो हमारा 3 और 4 ऑप्शन नहीं होगा, 3 और 4 सही नहीं होगा। अब देखते हैं 1 और 2 में कौन सही है। अब हमें यही देखना है कि क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा प्रवाहित होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल नदियों द्वारा ही अपवाहित होता है। किसी क्षेत्र का प्रायद्वीपीय पठार का भाग यह सिद्ध नहीं करता है कि वह भाग नदियों का अपवाहित होने से ही उसका निर्माण हुआ है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण एक भू आकृति के कारण हुआ है, न कि अफवाह व्यवस्था के कारण। तो ये हमारा जो आर जो है ए को सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी इसका आंसर हमारा ऑप्शन 2 होगा। चलिए देखते हैं हम लोग, इसी में देख लेते हैं हम लोग। ये जो दामोदर नदी है इसे पहले बंगाल का शोक कहा जाता था। जो स्वर्ण रेखा है इसी पर स्वर्ण रेखा पर ही हुंड्रू जलप्रपात है। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचाव के लिए जादू के मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है। दोस्तों, ऋग वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति मिलती है एवं इसमें प्राकृतिक शक्तियों का उल्लेख है। यजुर्वेद में हम लोगों का यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में हम लोगों को जादू टोना, तंत्र मंत्र एवं रोगों से मुक्त होने का उपचार मिलता है। एवं सामवेद में संगीत और गायन से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का आंसर अथर्ववेद हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? दोस्तों, 40वां संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, इसी संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। इस सुधार के पीछे का कारण यह था कि उस समय भूमि सुधारों को गति देने के लिए इस संशोधन को किया गया था। यानी इस प्रश्न का आंसर हम लोग का ए प्रश्न ऑप्शन ए हो जाएगा, 40वां संशोधन। अन्य 3 ऑप्शन को भी हम लोग देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन को सबसे बड़ा संशोधन कहा जाता है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। इसी संविधान संशोधन के थ्रू स्वर्ण सिंह आयोग को की सिफारिश को लाया गया था, जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। एवं 42वें संविधान संशोधन के ही तहत तीन हमारे संविधान उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं तीसरा था राष्ट्र की अखंडता। अब आगे देखते हैं हम लोग 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। देखते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन को। इस संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में किया गया। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके पास किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति है? दोस्तों, राज्य के विधानसभा को भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। राज्यपाल के पास यह शक्ति संविधान के आर्टिकल 174 के तहत आती है। ये हो गया हमारा इसका आंसर राज्य के राज्यपाल। अब देख लेते हम लोग 3 अन्य ऑप्शन को। राज्य के मुख्यमंत्री, यह तो राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, कार्यकारी प्रमुख होता है। इसके आर्टिकल 163 के तहत मुख्यमंत्री के पास एक मंत्रिपरिषद होती है जो राज्यपाल को सलाह देने के लिए होती है। इसी के सलाह के आधार पर इसी मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर राज्यपाल विधानसभा को भंग करता है। देखते हैं हम लोग अन्य 2 ऑप्शन को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का उच्च न्यायालय का कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है एवं सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन को, राज्य के मुख्य सचिव को। यह राज्य का सबसे सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होता है। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा या किसी अन्य कारण से वो बाहर जाते हैं तो पूरे राज्य की प्रशासनिक अधिकार को या कार्यकारी अधिकार को इनके पास होता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? दोस्तों, उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली का कार्यकाल
क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी से थे। विंस्टन चर्चिल ही महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था। ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नहीं, इसी में देख लेते हैं हम लोग। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटिश गवर्नर माउंटबेटन था एवं स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का गवर्नर जनरल राजगोपालचारी थे एवं पीएम नेहरू जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला। इसमें भी सही विकल्प को चयन करना है। कथन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा का उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। ये बिल्कुल अभिकथन हमारा सही है। देखते हैं हम लोग कारण को। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी हमारा ऑप्शन 3 और 4 नहीं होगा। अब हम लोगों को ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है। देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति तो लोकसभा को भंग करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही भंग करते हैं। ये हमारा ऑप्शन 1 सही होगा। यह आर्टिकल 85 के तहत भंग करते हैं और मंत्रिपरिषद के 74 के तहत उन्हीं के सलाह पर मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा कितने महीनों के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल का 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। अगर एक बार अनुमोदित हो गया तो उसे 6 महीने तक रखकर उसको फिर अनुमोदित कर उसके आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपातकाल को तब लागू किया जा सकता है जब युद्ध की स्थिति हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को घोषित करने के बाद 1 महीने के भीतर ही इसको मंजूरी लेना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको स्पेशल मेजोरिटी के तहत ही लाया जा सकता है, यानी संविधान में संसद में उपस्थित 2/3 सदस्य या जो उपस्थित है उसमें मतदान होता है और 50% सदस्य +1 को होना अनिवार्य है। कुल सदस्यों का 50% +1। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 56 तक थी, मुख्य केंद्र बिंदु क्या था। दोस्तों, पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ से प्रेरित होकर लाया गया था हमारे देश में। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य उस समय इसलिए लाया गया था क्योंकि उस समय हमारा देश भयंकर खदान संकट से गुजर रहा था। कृषि पिछड़ी हुई थी। लगभग 70% से अधिक आबादी कृषि पर ही निर्भर थी। इसी के कारण
इसी इसी के कारण प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया गया और यह पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु पहला कृषि के विकास के लिए लाया गया था। यानी इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन 2, 3 और 4। अन्य 2 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। भारी उद्योगों का विकास, यह हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य बिंदु था, जो 1956 से लेकर 61 तक था। इसे महालन 20 मॉडल भी कहा जाता है। तेजी से औद्योगिकरण इसी के बाद का पंचवर्षीय योजनाओं का था और उद्योगों का निजीकरण 1991 में 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधारों के बाद लाया गया था। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस का। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाला मानदंड नहीं है, यानी कौन सा उपकरण मौसम का वर्णन नहीं करता है। देखते हैं ऑप्शन को हम लोग। पहला ऑप्शन है वायु का तापमान। जी बिल्कुल करता है। वायु का तापमान का मतलब है कि वायु गर्म है या ठंडी है। वायु गर्म है या ठंडी है, इस पर निर्भर करता है। वायु की चाल पर भी निर्भर करता है कि हवा की गति कैसी है, हवा किस दिशा से आ रही है, गर्म है या ठंडा है, इस पर भी निर्भर करती है। आर्द्रता पर भी निर्भर करती है कि हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा कितनी है। निर्भर नहीं करती है तो मिट्टी की संरचना पर, यानी इसका आंसर डी होगा। मिट्टी की संरचना यह कृषि विज्ञान से संबंधित है। मिट्टी की बनावट के बारे में हम लोग, या तो मिट्टी रेतीली है या बलुई है या अन्य प्रकार की जो मिट्टी होती है उसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है मिट्टी की संरचना में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा अभी कथन और कथन वाला। कथन ये कह रहा है, एक राशन कार्ड देश में कहीं भी लोगों को सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंचने में मदद करता है। जी बिल्कुल, ये हमारा सही है। यह प्रणाली आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से काम करती है। ये भी सही है। यानी दोनों सही हैं। अभी कथन और कारण दोनों सही हैं। जो कथन दोनों सही हैं तो हमारा 3 और 4 आंसर नहीं होगा। 3 और 4 ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा इसी दोनों में से। तो देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। बोल रहे हैं दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, यानी ए इसका व्याख्या कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इसका सही व्याख्या इस योजना के तहत ही किसी भी राज्य में या किसी भी स्थान जाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम लोग अनाज प्राप्त कर सकते हैं। अनाज प्राप्त करने के लिए हम लोग को इस प्रणाली के तहत आधार आधारित, यानी आधार जो होता है हम लोग का बायोमेट्रिक प्रमाणित करके सत्यापन करके, जिससे अनाज लेने वालों की पहचान होता है और किसी भी पीडीएस की दुकान पर किसी भी पीडीएस की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर अपना सत्यापन कराकर लाभार्थी अपना अनाज ले सकते हैं। यानी यह जो कारण है इसे सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा कथन 1। ये आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। पीडीएस जो हमारा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसे केंद्र सरकार की एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य यही था कि जो हमारे देश में गरीब एवं जो पिछड़े लोग हैं उनको, गरीबों को
खाद्य सुरक्षा देना और गरीबी और भूखमरी और कुपोषण को रोकना था। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है हमारा 42वें संविधान संशोधन के बाद शिक्षा को किस संवैधानिक सूची के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कर दिया गया। देखते हैं हम लोग अन्य 3 ऑप्शन को। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। इसकी वर्तमान वस्तु 100 है। राज्य सूची का कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, इसके विषय 61 हैं। एवं समवर्ती सूची का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दोनों का है, संघ सरकार को एवं राज्य सरकार को। एवं इस पर जो केंद्र सरकार कानून बनाता है वह प्रभावी होता है और इसका विषय 52 है। ये हो गया। और इसमें हम देख लेते हैं जो शिक्षा का है, शिक्षा इसे 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट कर दिया गया है, यानी मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया और आर्टिकल 21 में कर दिया गया। इस आर्टिकल के तहत राज्य को 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त में स्कूली शिक्षा प्रदान किया जाए। इसमें शिक्षा में जो खर्चा आता है उसको 55% केंद्र सरकार भरती है और 45% राज्य सरकार भरता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से हमारा अभी कथन और कथन वाला ही। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। जी बिल्कुल भंग कर सकता है। दोस्तों हम लोग पीछे क्वेश्चन देख चुके हैं, शायद यही था, हाँ यही था, यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। इसका आंसर था दोनों सही है और आर्य की व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से किसने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1829 ईस्वी में मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के मिलकर सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। देख लेते हैं हम लोग अन्य 3 ऑप्शन को। स्वामी दयानंद सरस्वती को, इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की एवं इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र सेन ने ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हें इसी पद्धति को आगे बढ़ाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को पारित किया। प्लस उन्होंने महिला शिक्षा पर भरपूर जोर दिया। ये हो गया हमारा, इसका आंसर ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से हमारा मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जिसे डीपीएसपी कहते हैं हम लोग, कौन सा सही है। दोस्तों मौलिक अधिकार भाग 3 में और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में वर्णित हैं। दोस्तों मौलिक अधिकार
और नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों यहाँ ऑप्शन बोल रहा है हम लोग का दोनों अदालतों में लागू करने योग्य है, नहीं। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों पर प्रबल होते हैं, नहीं। मौलिक अधिकार लागू करने योग्य हैं, डीपीएसपी नहीं, जी बिल्कुल। इसका मतलब यही है कि मौलिक अधिकार को लागू करने योग्य हैं। लागू करने योग्य का यही मतलब है कि अगर आपको लागू नहीं होता है, मौलिक अधिकार नहीं आपको प्राप्त होता है, तो आप न्यायालय में जाकर इसे लागू कराया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को नहीं। डीपीएसपी एक नैतिक और राजनीतिक निर्देश है। कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है डीपीएसपी। या इसे आप कह सकते हैं कि इस डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप कानून का सहारा नहीं ले सकते हैं, जबकि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए आप कानून का सहारा ले सकते हैं। 1980 में जो मिनर्वा मिल्स मामला हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन की नींव पर टिका है, जो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकारों को कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, इसे लागू कराने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी को बाध्यकारी नहीं है, आप इसे लागू नहीं करा सकते हैं। डीपीएसपी बाध्यकारी हैं, गलत, जबकि मौलिक वैकल्पिक नहीं। मौलिक अधिकार बाध्यकारी हैं, डीपीएसपी नहीं, ये भी गलत है, यानी इसका आंसर हम लोग का 3 हो जाएगा ऑप्शन। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन से हमारा अभी कथन वाला बोल रहा है, पीएसएलवी जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होता है, इसे इसरो के वर्क हॉर्स वाहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये तो सही है, और कारण है हम लोग का, यह लगातार सफलता के साथ विभिन्न कक्षाओं में आकारों के उपग्रहों को लॉन्च कर सकता है। जी बिल्कुल, ये भी सही है। दोनों का सही होने का मतलब यह हो गया है कि हमारा ऑप्शन 3 और 4 नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 2 होगा। देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों, जो हमारा पीएसएलवी है, इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, क्योंकि यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला प्रक्षेपण यान है, एवं इसका सफलता यानी इसका पॉसिबिलिटी तकरीबन 100% ही रहता है। यह हमेशा सफल ही हो जाता है, कभी कभार कभी फेल होता है तो होता है, नहीं तो हमेशा सफल ही होता है, क्योंकि यह पीएसएलवी लगातार पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर देता है। इसी के कारण इसे वर्कहॉर्स वाहन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसरो जिसे इंडियन स्पेस इसरो जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी, विक्रम साराभाई के नेतृत्व में। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पीएसएलवी दोस्तों 4 चरण का होता है, जिसमें
जिसमें 1 और 3 ठोस ईंधन होता है, जिसमें एच टी पी बी यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है, और जो 2 और 4 होता है इसमें लिक्विड ईंधन होता है। इसमें जो ईंधन होता है वो अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन और N2O4 होता है, यानी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड होता है। इसमें यू अनसिमेट्रिकल यानी UDMH अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन प्लस N2O4 होता है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, इसरो का जो हम लोग का वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो एस सोमनाथ हैं। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन से हमारा झांस्कर महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा? दोस्तों, झांस्कर महोत्सव का आयोजन लद्दाख में होता है। लद्दाख में अन्य त्यौहार कौन कौन से मनाया जाता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें खुबानी, हेमिस हो गया, हेमिस के बाद खाना बदोश हो गया, हेमिस खाना बदोश, सिंधु दर्शन हो गया, ये सब मनाया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको प्रत्येक राज्य में कौन कौन से महोत्सव या त्यौहार मनाया जाता है उसको एक चार्ट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये रहा हमारा चार्ट। दोस्तों, लद्दाख में अभी पीछे हम देखें कि इसमें लोसर, हेमिस महोत्सव एवं सिंधु दर्शन मनाया जाता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर, हेमिस एवं नवरोह मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में लोसर, मनाली महोत्सव मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी एवं बैसाखी मनाया जाता है। हरियाणा में भी सेम जो पंजाब में होता है वहीं हरियाणा में भी होता है लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान में गणगौर, पुष्कर मेला एवं तीज मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि, उत्तरायण जिसको पतंग महोत्सव कहते हैं ये मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी जो सबसे फेमस, गुड़ी पड़वा एवं मकर संक्रांति मनाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, हम्पी महोत्सव मनाया जाता है। केरल में ओणम, थिसुरपुरम मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल और जद्दीकदू मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट, खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। तेलंगाना में बुथकम्मा और बोनालू मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरियाली और पोला मनाया जाता है। उड़ीसा में रथ यात्रा और कोणार्क नृत्य महोत्सव मनाया जाता है। झारखंड में करम और सरहुल मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पोइला बोईसाख मनाया जाता है। मेघालय में बंगला और सात सुख म्यूजियम बनाया जाता है। असम में सबसे प्रसिद्ध बिहू जिसे माघ, रंगोली और कोंगाली कहा जाता है मनाया जाता है। त्रिपुरा में खर्ची पूजा और केर पूजा मनाया जाता है। मिजोरम में चपचार कूट मनाया जाता है। मणिपुर में याओसांग और लाई हरोबा मनाया जाता है। वहीं नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव और मोत्सू महोत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सोलुंग, तवांग महोत्सव और बक्साऊ महोत्सव मनाया जाता है। उत्तराखंड में कुंभ मेला, हरेला और गंगा दशहरा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, रामनवमी, गंगा महोत्सव मनाया जाता है एवं बिहार में छठ पूजा, सोहराई मनाया जाता है जो कि ये प्रसिद्ध है। ये रहा हमारा सभी राज्यों के प्रमुख त्यौहार जो उत्सव होता है इसका चार्ट। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय अभ्यास से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? गरुण। तो दोस्तों, गरुण तो फ्रांस के साथ मनाया जाता है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ मनाया ही जाता है। टाइगर कला अमेरिका के साथ होता है। द्विपक्षीय अभ्यास नेपाल के साथ इंद्रधनुष नहीं। नेपाल के साथ सूर्य किरण द्विपक्षीय अभ्यास होता है। भारत और अन्य देशों के साथ जो भी द्विपक्षीय अभ्यास होता है उसको हम लोग एक
चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। देख लेते हैं कि कौन से देश के साथ कौन कौन से द्विपक्षीय अभ्यास होता है। देखते हैं वरुण। वरुण हमारा भारत और फ्रांस के साथ होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के साथ। सिरनेक्स भारत और श्रीलंका के साथ होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ होता है। इंद्र भारत और रूस के साथ होता है। जिमेक्स भारत और जापान के साथ होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के साथ होता है। कोंकण भारत और यूके के साथ होता है। डेजर्ट नाइट भारत, ये संयुक्त अभ्यास हैं जो भारत, फ्रांस और यूएई के साथ होता है। बीर गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है। युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के साथ होता है। सूर्य किरण जो पीछे पड़े हम लोग, भारत और नेपाल के साथ होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के साथ होता है। शक्ति भारत और फ्रांस के साथ होता है। साइक्लोन भारत और मिस्र के साथ होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के साथ होता है। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। एवं एक मालाबार होता है। मालाबार संयुक्त अभ्यास है। इसमें भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एवं जापान चारों मिलकर संयुक्त अभ्यास करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन। तो आज के प्रैक्टिस सेशन को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।